माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे हम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कैलिकर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने समथिंग 1850 के लगभग इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटो और कॉन्ड्रिया से। तो माइटो का मतलब है थ्रेड, मतलब धागे नुमा, या फिर थ्रेड धागा बोलेंगे। कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेन्युलर। कॉन्ड्रिया मतलब ग्रेनुलर या फिर पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वह फिलामेंटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि धागे नुमा संरचना के रूप में यह दिखाई देता है। ये क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ग्रेनुल स्ट्रक्चर होता है जो कि यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। आपको यहाँ डायग्राम्स दिखेंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। इसमें डिफरेंट पार्ट्स को शो किया गया है। पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को जान लेते हैं कि क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बने हैं। माइटो इज इक्वल टू यानी कि थ्रेड, कॉन्ड्रिया मतलब ग्रेनुअर। अभी ये यूकेरियोटिक सेल्स में तो पाया जाता है, और नॉर्मली हम अगर देखते हैं कि किसी सेल्स में कैसे दिखेगा, तो ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है ना, इसमें देखो ये एक सेल्स है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है, ये देखो, ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के। इन स्ट्रक्चरों को हम अलग देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो ये इस तरह से दिखेगा। अब इस स्ट्रक्चर को अगर और अच्छे से इनकी सारी संरचनाएं देखनी है तो ये सेकंड स्ट्रक्चर, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इन्हें कैलिकर नामक साइंटिस्ट ने इन्होंने बताया था, और इसके बाद में फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने इसको फिलिया नाम दिया था। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया के और भी नाम हैं, जो है किसने दिया था? ये अल्टमन ने 1980 में बायोप्लास्ट नाम रखा। और इसके अतिरिक्त और क्या क्या नाम है माइटोकॉन्ड्रिया के? प्लाज्मोसोम्स, वर्मिकुलस और प्लास्टोसोम्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया के और भी नाम है। क्या क्या? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक बायोप्लास्ट हो गया, फिलिया हो गया, और प्लास्टोसोम्स हो गया, वर्मिकुलस हो गया, और प्लाज्मोसोम्स हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया की कंपोजिशन देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की कंपोजिशन कैसे मिलकर बनी होगी? प्रोटीन से, लिपिड से, आरएनए से, डीएनए से, और इनमें क्या होंगे? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगी, जिससे क्या होंगी? इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोसेस होंगी। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे, जिसमें इनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स होंगे, और इनकी सिंथेसिस होगी और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या, जो यूकेरियोटिक सेल्स है इसमें साइटोप्लाज्मा के समान माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र या इंडिपेंडेंटली मूव ऑन करते रहेंगे, और यह जो कॉन्स्टेंटली उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ पे मेटाबोलिटी एक्टिविटी में भाग लेंगे। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया उनका शेप, साइज, नंबर देखेंगे तो जो माइटोकॉन्ड्रिया या फिलामेंट्स या फिर कणिकामय है, जो इसका एक सिरा
क्लब शेप्स का होता है और इनमें अलग अलग प्रकार के सेल में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि पपची सेल्स में इनकी संख्या अधिक होंगी और जो प्लांट सेल्स होंगी इनकी संख्या अपेक्षाकृत उनसे अधिक होंगी। और जो लिविंग सेल्स है लीवर्स में, इनमें इनकी क्वांटिटी या उनकी संख्या बहुत अधिक होंगी। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के पहले अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देख लेंगे तो जो हमने देखा था कंपोजिशन में प्रोटीन, लिपिड, आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं। तो ये कितने मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये प्रोटीन्स है वो 65 से 70% पाए जाएंगे और जो लिपिड्स है वो 25 से 30%, आरएनए कितने परसेंट? 0.5% और जो डीएनए होंगे वो बहुत ही माइक्रो क्वांटिटी में पाए जाएंगे। तो ये उसकी केमिकल कंपोजिशन हो जाएंगी। अभी हम जो इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वो देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, कौन सी लेयर होती है, क्या होती है, क्या वर्क होता है, कैसे वर्क करता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रेनुअल स्ट्रक्चर है जो कि यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सेकंड वाला स्ट्रक्चर में देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेन है। देखो ये जो येलो वाली मेम्ब्रेन दिख रही है वो आपको आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन हो जाएंगी। और ये जो आपको ऐसे यू शेप टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्रिस्टिया कहलाती है। और इनके अंदर ये जो स्पेस होगा वो ये स्पेस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहलाएगा और अंदर का जो स्पेस है वो मैट्रिक्स कहलाता है। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये 2 पार्ट्स में होती है। कौन से? एक तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ये वाला और एक मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स होंगी उसके अंदर डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, राइबोसोम्स ये भरे होते हैं। इसके अलावा जो हमारी आउटर स्पेस देखे थे हमने, ये क्या होती है? आउटर स्पेस स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन इस लाइक डब स्ट्रक्चर में होंगी जो कि मैट्रिक्स और इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस में कंप्लीट होती है। इसके बाद में जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है इसे क्रिस्टी या ग्रेनम कहते हैं, ई वाला पार्ट। और इसके बाद वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। और यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स है ये इसे F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ये जो F1 पार्टिकल्स है ना ये 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, 3 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। कौन से? एक बेस हो गया ये वाले स्ट्रक्चर में, ये बेस हो गया, स्टार्क हो गया और ये हेड हो गया। ये 3 पार्ट से F1 पार्टिकल्स। ये F1 पार्टिकल नाम माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है क्रिस्टी, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में अटैच होते हैं, छोटे छोटे। कहाँ पे? यहाँ पे F1 पार्टिकल्स इस वाले डायग्राम में अच्छे से दिखेंगे। F1 पार्टिकल्स इन 3 पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। क्या क्या? एक हो गया बेस, स्टार्क और हेड। इसका जो बेस होता है वह 80 एंगस्ट्रॉम
इसका डायमीटर होगा, और जो स्टाल्क होगा ये 50 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होगी, और इसकी विड्थ होगी, चौड़ाई होगी 33 एंगस्ट्रॉम, और जो हेड होगा वो 80 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर यूनिट होगी, और इसकी टोटल लंबाई हो जाएंगी 160 एंगस्ट्रॉम। ये F1 पार्टिकल का स्ट्रक्चर है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन ये कॉन्वोलेटेड इनफोल्डिंग होती है। देखो ये कॉन्वोलेटेड इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक मैट्रिक्स और इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस, ये इनर मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स होंगे, और जो क्रिस्टी होंगी और मैट्रिक्स के अंदर क्या भरा रहेगा, डीएनए, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स भरे रहेंगे, और ये होंगे उसके राइबोसोम्स। ये सब मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है, और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन। तो हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, तो देखो आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन ग्रेनुलर होता था और पार्टिकल वाइज होता था। तो इस प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या क्या है। तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में, ये सबसे ज़्यादा मेन रोल काय में सेलुलर रेस्पिरेशन में करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या वर्क होगा कि ये जो फूड होंगे, फूड पार्टिकल्स को, फूड को स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइडेड करेंगे, जिसमें फूड की एनर्जी रिलीज होंगी, फूड से एनर्जी रिलीज होंगी जो कि एटीपी फॉर्म में रहेंगी, और ये एटीपी सेल यूटिलाइज करेंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेंगी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इससे एनर्जी पावर ऑफ हाउस या फिर ऊर्जा का पावर हाउस या एनर्जी ऑफ हाउस ऑफ सेल्स कहेंगे, है ना, ऊर्जा ग्रह, क्योंकि इसमें एनर्जी का प्रोवाइड होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल एनर्जी कहेंगे। फिर इसके बाद में और क्या क्या फंक्शंस होंगे इसके, क्या, जो ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज का अणु ग्लूकोज से पावरिक एसिड बनने में ये भी हेल्पफुल होएगा, और एटीपी ट्रांसपोर्ट करने में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, और एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे द पावर हाउस ऑफ सेल्स एनर्जी कहेंगे, या एनर्जी का ऊर्जाग्रह, एनर्जी का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे, जो एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। एक बार फिर से देख लो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन 2 पार्टिकल में डिवाइडेड होंगी, एक मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन स्पेस। जो इनर मेम्ब्रेन है वह कॉन्वोलेटेड इनफोल्डिंग होंगी, है ना। उसके बाद में इनमें मैट्रिक्स में क्या क्या, राइबोसोम्स, एंजाइम्स और डीएनए भरा रहता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया उसे एनर्जी का पावर हाउस ऑफ सेल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनर्जी होंगी वो एटीपी के रूप में यूटिलाइज होंगी और एटीपी के रूप में स्टोर करके रखेंगी, या हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे एनर्जी ऑफ या पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। इस प्रकार से हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा।